प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यू टेक्निक PERT। इसका विकास 1958 में पोलेरिस परियोजना के लिए अमेरिकन थल सेना के विशेष परियोजना अधिकारी एवं लॉकहीड एयरक्राफ्ट निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। PERT परियोजना प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह परियोजना के अनुगमन यानी सिक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, सेबुलेटिंग और कोऑर्डिनेशन से संबंधित समस्याओं को हल करने की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली तकनीक है। जब परियोजनाओं को अनेक चरणों या उपकार्यों में पूरा किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके उपकार्यों का विशिष्ट अंतिम तैयार करना, प्रत्येक उपकार्य में लगने वाले समय का निर्धारण करना तथा समस्त कार्यों को मूल परियोजना के साथ जोड़ना, अंतर संबंधित करना एवं समन्वित करना आवश्यक हो जाता है। जब किसी परियोजना की समस्त क्रियाएं एवं घटनाएं तार्किक एवं अनुक्रमिक रूप से परस्पर संबंधित की जाती हैं तो वे एक तंत्र को जन्म देती हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द PERT की परिभाषा क्या है। तो PERT इज अ एक्रोनिम फॉर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इन विच प्लानिंग, शेड्यूलिंग, organizing and coordinating and controlling uncertain activities takes place. The technique studies and represents the task undertaking to complete a project, to identify the least time for completing a task and the minimum time required to complete the whole project. It is aimed to reduce the time and cost of the project. यानी प्रोजेक्ट PERT है, उसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रोजेक्ट में लगने वाले समय को कम करना है और लागत को कम करना है। कम पैसा और कम समय खर्च हो, इसके लिए PERT का प्रयोग किया जाता है। PERT uses time as a variable which represents the planned resource application along with performance specification. In this technique, first of all, the project is divided into activities and events. After that, proper sequence is ascertained and a network is constructed. After that, time needed in each activity is calculated and the critical path, longest path connecting all the event is determined. यानी इसमें क्रिटिकल पाथ का भी निर्धारण किया जाता है। जो क्रिटिकल पाथ होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है जिसमें सभी एक्टिविटीज़ कनेक्ट होती हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक समय और धन की खर्च होता है जो क्रिटिकल पाथ होता है उसमें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट so as to attain the goal made at the time of the project formulation. PERT and CPM, critical path methodology, are the two network-based project management techniques which exhibit the flow and sequence of the activities and event. PERT is appropriate for the project where time needed to complete different activities are अननोन। जहाँ भी हमें समय, किस एक्टिविटीज़ में कितना समय लगना है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, वहाँ PERT तकनीक सबसे अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार PERT नियोजन एवं नियंत्रण की एक ऐसी तकनीक है जो किसी पूर्व निर्धारित परियोजना या अनुसूची को पूरा करने में नेटवर्क एनालिसिस का प्रयोग करती है। यह तकनीक परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर करने तथा परियोजना को समय पर पूरा करने में सहायक होती है। अब देखते हैं PERT के चरण, स्टेप्स ऑफ PERT। तो PERT तकनीक के जो चरण हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले प्लानिंग आदि करनी होती है, इवेंट का पता लगाना होता है, कौन कौन सी इवेंट और एक्टिविटी करनी होती है, कौन कौन सी, फिर उसके बाद ही सीक्वेंस लगाना, टाइम एस्टिमेट पता करना आदि स्टेप आते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेप है क्रियाओं एवं घटनाओं की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इवेंट। यानी जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होगी और कौन कौन सी इवेंट होंगे। तो एक्टिविटीज़ क्या है? क्रिया एक ऐसी परिचालन है जिसमें समय एवं संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
इसमें समयबद्धता का तत्व होता है। घटना उस समय बिंदु को कहते हैं जब कोई क्रिया प्रारंभ होती है या समाप्त होती है। इसको एक चार्ट के द्वारा भी समझा जा सकता है, जिसमें तीर के निशान से क्रिया को और घटना को गोल से दिखाया गया है। दूसरा स्टेप है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ की हमने पहचान की है, ये एक्टिविटीज़ हमें करनी होगी, उसको अब हम एक अनुक्रम में लगाएंगे। क्रिया की पहचान होने के बाद तर्कयुक्त ढंग से क्रियाओं का अनुक्रम निर्धारित किया जाता है। अनुक्रम तय होने के फलस्वरूप क्रियाओं के अंतर संबंध स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे ज्ञात हो जाता है कि कौन कौन से कार्य एक साथ किए जाने हैं और कौन कौन से कार्य पूर्ववर्ती तथा कौन कौन से कार्य पश्चवर्ती हैं। यानी इसमें कौन कौन से कार्य एक साथ किए जा सकते हैं और कौन कौन से कार्य हमें पहले करने होंगे, इसके बाद ही अगले कार्य हो सकते होंगे। तो इन सारी क्रियाओं का और कार्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। थर्ड स्टेप में आते हैं फाइंडिंग द टाइम एस्टिमेट, यानी किस में कितना समय लगेगा। इस चरण में विभिन्न समय अनुमानों यानी समय का जो अनुमान है वो निर्धारित किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं। पहला है आशावादी समय अनुमान, जिसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ऑप्टिमिस्टिक जैसा कि आशावादी लोग सोचते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी वह कार्य हो सकता है, यानी ऐसा अनुमान जिसमें न्यूनतम समय का होता है, जो क्रियाओं को पूरा करने में अवश्य लग जाता है, चाहे जितनी परिस्थितियां अनुकूल क्यों ना हो। यानी जब आशावादी होते हैं, सोचते हैं कि सारी प्रतिक्रियाएं जो परिस्थितियां होंगी वो हमारे अनुकूल होंगी। जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हों, उस समय सबसे कम समय जो लगने का अनुमान होगा उसको ए ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट कहा जाता है। दूसरा, जिसको स्मॉल वी से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है निराशावादी समय अनुमान, पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। यानी निराशावादी में हम देखते हैं सारी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हों। जब सारी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हों, उस समय अधिकतम समय कितना लगेगा, उसको निराशावादी टाइम एस्टिमेट, पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट कहा जाता है। और तीसरा होता है अधिकतम प्रायिकता समय अनुमान, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। यानी ये आशावादी और निराशावादी दोनों के बीच का रियल टाइम कितना लग सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है समय की वो कितनी होगी, उसको कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। यह वह अनुमानित समय है जो सामान्य अवस्था में किसी प्रक्रिया को पूरा करने में लगेगा। इन समयानुमानों से जो टाइम एस्टिमेट्स है, उससे बीटा प्रायिकता के आधार पर प्रत्येक क्रिया के लिए प्रत्याशित समय निकाला जाता है। इसको समय निकालने के लिए जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम है, टाइम TE, इसको निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो है TE, यानी एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम इक्वल टू A + 4M + V। इन सबको जोड़ के इनका औसत निकाल लेंगे, यानी 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक A हो गया 4M और एक V, तो 6 हो गया, तो 6 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से ये जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम है वो निकाल लिया जाता है। चौथा स्टेप है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। जब हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कितना समय लग सकता है, कौन कौन सी क्रियाएं हमें करनी हैं, उन क्रियाओं का क्रम क्या होगा, इसके आधार पर प्रोजेक्ट का एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। परियोजना की पूर्ण होने में समय, यानी परियोजना को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। दूसरा, क्रांतिक क्रियाएं जो निश्चित समय पर पूर्ण की जानी है, यानी वो क्रांतिक क्रियाएं जिसमें अधिकतम समय लग सकता है और उनको निश्चित समय पर पूरा किया जाना है, वो क्रांतिक क्रियाएं निश्चित कर ली जाती हैं। यानी जो क्रांतिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं पर समय निर्धारित होता है।
यानी अधिकतम समय कितना लगेगा ये इन्हीं क्रियाओं पर निर्भर करेगा। इनको हम क्रांतिक क्रियाएं कहते हैं। यदि क्रांतिक क्रियाओं में अगर हम समय ज़्यादा लगा देंगे तो निश्चित रूप से प्रोजेक्ट भी ज़्यादा समय में ही पूरा होगा। और आक्रांतिक क्रियाएं जो कि अनुमानित योग्य विलंब, जिसके कारण संपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में सभी घटनाओं एवं क्रियाओं में शिथिल समय की गणना की जाती है। यानी आक्रांतिक क्रियाएं इसमें थोड़ा बहुत समय ज़्यादा भी लग जाएगा तो कोई फर्क पूरे प्रोजेक्ट पर नहीं पड़ेगा। चौथा स्टेप है तंत्र का निर्माण करना, फार्मुलेटिंग द नेटवर्क। जब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं तो एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तंत्र के निर्माण के लिए परियोजना की सभी क्रियाओं में अंतर संबंध स्थापित किया जाता है। इसके पश्चात सभी क्रियाओं को एक चार्ट में प्रदर्शित करते हुए तंत्र तैयार किया जाता है। अगला स्टेप है डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ। पांचवा चरण डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ। यह चरम पक्ष या क्रांतिक मार्ग सबसे लंबा मार्ग होता है। यह क्रांतिक क्रियाएं वे होती हैं जिसमें शीघ्र घटित होने वाला समय तथा विलंबित समय समान होता है। शीघ्र घटित होने वाला समय वह होता है जब घटना अस्तित्व में आती है तथा विलंबित समय घटित समय वह है जबकि कार्य संपन्न हो जाता है। सातवां स्टेप है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। परियोजना प्रारंभ कर दी जाने के पश्चात समय समय पर उसकी समीक्षा की जाती है। यानी जो 6 चरण थे, जब वो 6 चरण पूरे हो जाते हैं तो फिर क्रिया प्रारंभ कर दी जाती है और 7वें चरण में उस प्रारंभ होने के बाद भी समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। अब इसमें क्या क्या कार्य करेंगे? सभी क्रियाओं एवं निष्पादन समयों की समीक्षा करना तथा पूर्व निर्धारित योजना के साथ उसकी तुलना करना। जो योजना बना के रखी थी पहले उसमें देखेंगे और वास्तव में कितना समय लग रहा है उसकी तुलना हमेशा करते रहेंगे कि हमने अगर किसी कार्य के लिए 10 दिन का समय रखा था, यदि वो 9 दिन में पूरा हो रहा है या 20 दिन में पूरा हो रहा है, उस चीज़ों पर निगाह रखी जाती है। मूल योजना से होने वाले सभी विचलनों की पहचान करना। मूल योजना से कितना विचलन हो रहा है इसकी पहचान करना। क्रांतिक क्रियाओं में विलंब की पहचान करके पुनः योजना बनाना तथा संपूर्ण तंत्र का पुनः निर्माण करना। संसाधनों को क्रांतिक क्रियाओं की ओर हस्तांतरित करना जिससे परियोजना के निर्माण के संभावित विलंब को दर किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द पार्ट से क्या लाभ हैं। पहला, अग्रिम क्रिया योजना। इस तकनीक को अपनाने के लिए एक अग्रिम योजना तैयार करनी पड़ती है जिससे योजना के महत्वपूर्ण और विभिन्न पहलुओं पर विचार करना संभव हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हमें इस कार्य में जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या कमी होगी, क्या क्या समय लग सकता है, कितना धन लगेगा। इस तरह की चीज़ें पहले से ही जानकारी हमें हो जाती है। मुख्य रूप से ये टाइम पर फोकस करता है, कितने समय में ये योजना पूर्ण कर ली जाएगी। दूसरा, समय एवं लागत की निश्चितता। पार्ट के प्रयोग द्वारा परियोजना के पूर्ण होने में लगने वाला संभावित समय और लागत सुनिश्चित की जाती है जिससे अनिश्चितताओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके आधार पर बजट बनाने में हमें सुविधा रहती है। तीसरा, प्रमाण निर्धारण। पार्ट के द्वारा परियोजना के प्रत्येक मेल बिंदु को पूरा करने में लगने वाले समय तथा आर्थिक व्यय के रूप में
प्रमाण निश्चित किए जाते हैं। यहाँ पर कोई हवाबाजी में ये निर्धारण नहीं किया जाता कि कितना समय लगेगा, प्रमाण के आधार पर ये निश्चित किया जाता है कितना समय लगेगा और कितना धन लगेगा। चौथा, श्रेष्ठ निर्णय। इस तकनीक के अंतर्गत आशावादी, निराशावादी तथा अधिकतम संभावित समय के अनुमानों के आधार पर श्रेष्ठतर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही हम निर्धारित कर लेते हैं कि कितना कम से कम समय लग सकता है। सारी परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो कितना समय लगेगा, और सारी परिस्थितियां विपरीत रहीं तब कितना अधिकतम समय लगेगा। इन सब पर विचार करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाता है, जिससे श्रेष्ठ निर्णय की संभावना बनी रहती है। अगला, योजना का मूल्यांकन एवं संशोधन। पर्ट के द्वारा समय और लागत के संदर्भ में मूल्यांकन करना सरल हो जाता है। मूल्यांकन के आधार परियोजना में सुधार भी किया जा सकता है। जो भी मूल्यांकन किया है उसके आधार पर परियोजना में हम सुधार भी कर सकते हैं। अगला, विलंब एवं शिथिल पर नियंत्रण। इस तकनीक के द्वारा प्रबंधक यह जान सकते हैं कि कार्यों में विलंब का वास्तविक कारण क्या है। वे कार्य में शिथिलता और विलंब को दूर। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ द पार्ट। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक की कौन कौन सी सीमाएं हैं। पहला, लागत समस्याएं। पर्ट के उपयोग में लागत संबंधी कई समस्याएं जैसे लागतों की अनिश्चितता, लागत परिवर्तन, लागत बंटन आदि का सामना करना पड़ता है। दूसरा, समय अनुमानों पर निर्भरता। पर्ट की सफलता बहुत कुछ सीमा तक टाइम एस्टिमेट की शुद्धता और रिलायबिलिटी पर निर्भर करती है, उसकी शुद्धता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। तीसरा, आर्थिक भार। पर्ट तकनीक का प्रयोग करना खर्चीला होता है, क्योंकि तंत्र निर्माण एवं अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति आवश्यक हो जाती है। चौथा, प्रशासनिक सत्ता में कमी। इस तकनीक के प्रयोग में विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है तथा प्रशासकों की सत्ता में कमी हो जाती है। पांचवा, जटिलताओं तथा घटनाओं का जो तंत्र है उसको तैयार करना बहुत जटिल कार्य है। क्रिया और घटनाओं का तंत्र तैयार करना बहुत जटिल कार्य है।